तो इस वीडियो में हम लोग ट्रीटमेंट देखेंगे गाउट का। तो ट्रीटमेंट से पहले हम लोग को डायग्नोसिस बनाना होगा, क्लिनिकल फीचर्स जो होंगे उसको हम लोग को आइडेंटिफाई करना होगा, उसके बाद ही ट्रीटमेंट बन पाएगा। ओके, तो ट्रीटमेंट बनाने से पहले हम लोग इसका क्लासिकली अगर देखा जाए तो इसमें हम लोगों ने देखा था क्या कि पेरिफेरल जॉइंट सबसे पहले इन्वॉल्व होते हैं, मोस्ट कॉमन, जैसे कि मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट क्लासिकल इन्वॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि ये जो पेरिफेरल जॉइंट हो गया जिसको कूल जॉइंट कहते हैं, जो कि डिस्टल जॉइंट होता है, काफ़ी दूर लोकेटेड होता है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक पहला इन्वॉल्वमेंट होता है। तो मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट जो होगा वो क्लासिकली पहले इन्वॉल्व होता है। ओके, और कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके वजह से ये प्रेसिपिटेट भी कर सकता है, जैसे कि जल्दी हो सकता है, जैसे कि हम अल्कोहल या सर्जरी हो गया या कोई इन्फेक्शन हो गया, ये सब चीज़ जो होता है ट्रिगरिंग फैक्टर्स होता है, या ट्रॉमा, वहाँ पे चोट लग गई, ठीक है। तो ये सब केसेस में ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो अर्ली प्रेसिपिटेट कर देते हैं गाउट को। ओके, और इसका हम लोगों ने बात किया था क्या कि एक्सप्लोसिव ऑनसेट होता है। मतलब क्या कि एक्सप्लोसिव ऑनसेट मतलब बहुत ही तेज़ी से, जैसे कि इंसान सोया हुआ है तो 4 आवर्स उठने के बाद 4 आवर्स के बाद गाउट का बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होने लगेगा, अनबियरेबल पेन होगा, ठीक है। तो इसको बहुत ही जल्दी से आइडेंटिफाई करना होता है और हमें ट्रीट करना होता है। ये किंग ऑफ क्रिस्टल आर्थोपैथीज़ कहलाता है। ओके, तो इसे हम लोग को बहुत ही जल्दी से ट्रीट करना होता है। ओके, और इसे और हम लोगों ने बात किया था डायग्नोसिस में कि ये हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सेप्टिक और क्रिस्टल आर्थोपैथी से। ओके, सेप्टिक वाले में हम लोग का इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिसमें कि WBC काउंट जो होते हैं वो 50,000 से ज़्यादा हो सकता है, 1 लाख भी जा सकता है, जबकि क्रिस्टल आर्थोपैथी में सिर्फ 2,000 तक ही जाता है। ओके, कल्चर के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि साइनोवियल फ्लूइड एस्पिरेशन से अगर हम लोग कल्चर करेंगे तो हम लोग को नीडल शेप्ड दिखता है। ओके, नेगेटिवली बाइफ्रिंजेंट दिखता है। नेगेटिवली बाइफ्रिंजेंट का मतलब क्या है? इस मतलब ये येलो कलर का दिखेगा अगर हम लोग पोलराइज लाइट पास करेंगे तो। ओके, ये सब हम लोगों ने देख लिया था। तो जब हम लोगों का डायग्नोसिस बन चुका है तो आगे हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। ओके, तो ट्रीटमेंट गाउट का कैसे होता है? तो मोस्टली 3 ड्रग्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। एक तो एनसेड्स। एनसेड्स आपको मालूम है क्या कि पेन और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा, तो ऐसे यहाँ पे एनसेड्स का हम लोग इसको देंगे। कॉल्चिसिन के बारे में भी हम लोगों ने देखा था क्या कि इसका ड्रामेटिक रिस्पॉन्स हम लोग को मिलता है गाउट के केसेस में। ओके, और नेक्स्ट है हमारा इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स क्यों देंगे? ताकि अगेन इन्फ्लेमेशन को कम कर सके। और इंट्रा आर्टिकुलर क्यों देंगे? क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे जॉइंट्स इन्वॉल्व है और सीवियर यहाँ पे पेन होता है, तो हम लोग स्टेरॉइड्स उसी बोन पे, मतलब उसी जॉइंट पे जो अफेक्टेड है वहाँ हम लोग दे सकते हैं। ओके, तो लेकिन कुछ चीज़ें हम लोग को इसमें ध्यान में रखना है, जैसे कि एनसेड्स का जो ड्रग है वो है हमारा इंडोमेथासिन। ओके, तो इंडोमेथासिन का डोज याद करना है जो है 50 mg TDS, मतलब 3 बार हम लोग को 50 mg देना है इंडोमेथासिन का। ओके, कॉल्चिसिन मोस्टली जो होता है ना, ये यूरिक मतलब यूरिक एसिड को लोअरिंग ड्रग्स नहीं है। कॉल्चिसिन जो है वो यूरिक एसिड लोअरिंग ड्रग्स नहीं होता है। तो ये कैसे काम करता है? तो कॉल्चिसिन जो होता है वो यूरिक एसिड को कम नहीं करेगा, ये इन्फ्लेमेशन को कम कर सकता है। जैसे कि न्यूट्रोफिल्स माइग्रेशन नहीं होगा, कीमोटैक्सिस नहीं होगा, सेल्स वहाँ पे जाएंगे नहीं। जब सेल्स वहाँ पे जाएंगे नहीं तो इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। ओके, तो ये मोस्टली कॉल्चिसिन जो होता है ये हम लोग को पहला 24 आवर जब पेशेंट आया तो फर्स्ट 24 आवर्स में हम लोग को 1.2 mg देना होता है ओरल स्टैट के फॉर्म में। ओके, लेकिन 1 घंटा के बाद, मतलब 24 घंटा जब हो गया है उसका, तो उसके बाद मतलब 1 आवर के बाद हम लोग इसको रिड्यूस करके 0.6 mg हम लोग देते हैं, मतलब इसका जस्ट हाफ कर देते हैं। ये 1.2 mg था, ये 2 mg हो गया। ओके, तो पेशेंट पहले आया, 24 घंटे के अंदर आपने कॉल्चिसिन दिया, कितना दिया? 1.2 mg ओरल स्टैट दिया। उसके बाद 1 घंटा के बाद हम लोग उसका रिड्यूस कर देंगे डोज को हाफ में तक, तो 0.6 mg स्टैट हम लोग देंगे। ओके, ये BD हम लोग देते हैं। ओके, OD या फिर BD दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन मतलब कितना उसका इन्फ्लेमेशन है। इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है? इसका साइड इफ़ेक्ट डायरिया कॉज कराता है। तो ये चीज़ याद रखना है कॉल्चिसिन के केस में, क्या कि यूरिक एसिड लोअरिंग नहीं है, ये बस न्यूट्रोफिल और माइग्रेशन को प्रिवेंट करता है, कीमोटैक्सिस को प्रिवेंट करता है। डोजेस हम लोग देख लिया और साइड इफ़ेक्ट डायरिया कॉज कराता है। ओके, नेक्स्ट है प्रोफाइलैक्सिस। देखो फ्रेंड्स, प्रोफाइलैक्सिस हम लोग 2 जगह पढ़ेंगे। ओके, एक प्रोफाइलैक्सिस होगा पहला अटैक के बाद, और एक प्रोफाइलैक्सिस नॉर्मल, जो पेशेंट जो रिस्क फैक्टर्स है जिनका, उनको कैसे प्रिवेंट करना है। ओके,
तो प्रोफाइलैक्सिस आफ्टर फर्स्ट अटैक का मतलब क्या हो गया, ये हमारा बीच का पीरियड होता है, मतलब 2 गाउट के बीच का जो पीरियड जो होता है इंटर क्रिटिकल पीरियड, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग प्रिवेंट करते हैं। इंटर क्रिटिकल पीरियड के बारे में हम लोगों ने देखा था क्या, कि ये गाउट के बीच का पीरियड होता है, पेशेंट यहाँ पे रिलेटिवली नॉर्मल फील करेगा, उसका पेन और इन्फ्लेमेशन चला जाता है, ये थर्ड स्टेज में होता है। इसके बाद अगर गाउट मतलब इसके बाद अगर पेन होता है तो वो क्रोनिक की तरफ चल जाएगा, मतलब टोफिशियस फॉर्मेशन वहाँ पे होगा। ओके, तो प्रोफाइलैक्सिस आफ्टर फर्स्ट अटैक में हम लोग कॉल्चिसिन देंगे, एलोप्यूरिनॉल देंगे या फीवोस्टैट्स दे सकते हैं, ये 3 ड्रग है। कॉल्चिसिन हम लोगों ने देखा था क्या कि पहला 24 आवर्स में कितना, तो 1.2 दिया था, उसके बाद 0.6 कर दिया था। तो यहाँ पे प्रोफाइलैक्सिस में आपको ध्यान रखना है क्या, कि ये प्रोफाइलैक्सिस है, मतलब फर्स्ट अटैक के बाद है, तो हम लोग 0.6 mg डेली देंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा एलोप्यूरिनॉल और फिबुक्सोस्टैट। ओके, तो एलोप्यूरिनॉल जो होता है ये हम लोग 300 mg देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे डोजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, डोजेस अच्छे से आप लोग को याद करना है। तो एलोप्यूरिनॉल जो है वो 300 mg हम लोग देंगे, लेकिन अगर रेनल फेलियर है तो उसमें हम लोग 100 mg देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये हम लोग ये रेनल टॉक्सिसिटी कॉज करा सकता है एलोप्यूरिनॉल, तो अगर किसी को पहले से ही रेनल फेलियर है तो हम लोग 100 mg पे आएंगे। ओके, लेकिन फेबुक्सोस्टैट जो होता है ये थोड़ा सेफ़ होता है रेनल फेलियर में। ओके, तो लेकिन ये रेनल फेलियर में सेफ़ तो है, पर ये कार्डियक टॉक्सिसिटी कराता है, मतलब कार्डियक प्रॉब्लम्स ये करा सकता है, तो इसका हम लोग को ध्यान रखना है। ओके, और ये दोनों के दोनों एलोप्यूरिनॉल और फेबुक्सोस्टैट जो होता है ये यूरिक एसिड लोअरिंग ड्रग है। कॉल्चिसिन यूरिक एसिड लोअरिंग ड्रग नहीं था, वो बस न्यूट्रोफिल्स को माइग्रेशन को रोक रहा था। ओके, और कीमोटैक्सिस वगैरह को रोक रहा था, तो ये यूरिक एसिड ड्रग नहीं है, ये यूरिक एसिड लोअरिंग ड्रग नहीं है। जबकि एलोप्यूरिनॉल और फेबुक्सोस्टैट जो होता है वो यूरिक एसिड लोअरिंग ड्रग होता है। कैसे यूरिक एसिड लोअरिंग ड्रग होता है, तो हम लोगों ने मेटाबॉलिज्म इसके यूरिक एसिड के मेटाबॉलिज्म के पाथवे में देखा था, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज होते थे, एक एंजाइम था। ओके, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज क्या कराता था, हाइपोज़ैंथीन को ज़ैंथीन में कन्वर्ट कराता था, और फिर ज़ैंथीन से हमारा यूरिक एसिड बनता था। ओके, तो ये ज़ैंथीन ऑक्सीडेज ही इनहिबिट कर दिया, तो मतलब क्या, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन को ही रोक दिया। ओके, जब यूरिक एसिड का फॉर्मेशन रुक जाएगा तो यूरिक एसिड जो होगा वो लोअर हो जाएंगे। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा, इसका अगर मान लो रिपीटेड अटैक्स हो रहा है, मतलब बार बार अटैक्स हो रहा है, तो हम लोगों ने देखा था क्या कि अनाकिनरा क्या था, ये इंटरल्यूकिन 1, ओके, इंटरल्यूकिन 1 बीटा को इनहिबिट करता था। ओके, जिसके वजह से साइटोकाइंस रिलीज़ नहीं होते थे। ओके, तो ये है हमारा अनाकिनरा, ये न्यूअर ड्रग है, लेकिन ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है। ओके, तो लेकिन हम लोग अदर्स, अगर दूसरा इंटरल्यूकिन 1 एंटागोनिस्ट का बात किया जाए अनाकिनरा के अलावा, ठीक है, तो ये हमारा ड्रग्स है, ठीक है, कानाकिनुमाब, रिलोनासेप्ट। ओके, ये दोनों भी इंडिया में मोस्टली यूज़ नहीं होता। जो यूज़ होता है ये हमारा है पेगलोटिकेस जो होता है, हम लोग IV देते हैं, और रास्ब्यूरिकेस। ओके, तो रास्ब्यूरिकेस का जो डोज़ है वो 80 mg IV है, ठीक है, ये एवरी 2 वीक्स हम लोग को देना होता है। ये ध्यान में रखना है क्या कि रिपीटेड अटैक्स के केस में आता है, रिपीटेड अटैक्स है तो आप थोड़ा सा हायर लेवल पे जाओगे, इंटरल्यूकिन 1 एंटागोनिस्ट आप लोग यूज़ करोगे, क्योंकि ये रिपीटेड अटैक्स हो रहा है। ओके, और इसमें हम लोग मोस्टली IV देते हैं, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन कॉज करा सकता है। तो पेगलोटिकेस और रास्ब्यूरिकेस हम लोग 80 mg IV देते एवरी 2 वीक्स, और जाहिर सा बात है जब IV देंगे तो डोज भी कम ही होगा, तो 80 mg देंगे और 2 वीक्स पे देंगे। ओके, नेक्स्ट है रिपीटेड अटैक्स में ही रिकॉम्बिनेंट यूरिकेज। ये हम लोगों ने बात किया था क्या कि हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में यूरिकेज होता ही नहीं है। ओके, यूरिकेज होता नहीं है तो यूरिक एसिड जो होता है वो एलेंटोइन में कन्वर्ट होता नहीं है, तो ये बर्ड्स में होता है यूरिकेज। तो हम लोग रिकॉम्बिनेंट यूरिकेज दे सकते हैं जो यूरिक एसिड को कन्वर्ट कर देगा एलेंटोइन में दूसरे फॉर्म में, जिसके वजह से इसका यूरिक एसिड के वजह से जो डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस हो रहा था वो कम जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ACTH एक तरह का स्टेरॉयड है, ये हम लोग IM दे सकते हैं। क्यों IM देंगे? क्योंकि रिपीटेड अटैक्स है, इमरजेंसी है, तो हम लोग IM इसमें दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, अब है नॉर्मल प्रोफाइलैक्सिस, मतलब ये हम लोगों ने बात किया था फर्स्ट अटैक के बाद। ओके, अब नॉर्मल प्रोफाइलैक्सिस में हम लोग क्या दे सकते हैं, तो हम लोग कॉल्चिसिन देंगे, एलोप्यूरिनॉल देंगे, जैसे हम लोग यहाँ दे रहे थे। ओके, साथ ही साथ कुछ और यूरिक ड्रग्स हम लोग दे सकते हैं, जैसे कि प्रोबेनेसिड दे सकते हैं, सल्फिनपायराजोल दे सकते हैं,
ओके, तो ये सारा दे सकते हैं, या फिर बेंज़ोब्रोमारोन दे सकते हैं, बेंज़ोब्रोमारोन, ये सारा चीज़ हम लोग दे सकते हैं। ओके, तो लेकिन इसमें हम लोग को ये चीज़ ध्यान रखना है क्या, कि रेनल फेलियर के लिए तो सेफ़ है ही, मतलब ये तीनों ड्रग्स जो है प्रोबेनासेड, सल्फिनपायराज़ोन, ठीक है, और बेंज़ोब्रोमारोन, ठीक है, तो ये तीनों तो रेनल के लिए सेफ़ है ही, लेकिन साथ ही साथ ये कुछ और इसका साइड इफ़ेक्ट्स है, जैसे कि साइटोपिनिया करा सकता है, बहुत सारे सेल्स, एबनॉर्मल सेल्स का ग्रोथ करा सकता है, ठीक है, तो ये सब हम लोग को ध्यान रखना होगा। ये बोन मैरो सप्रेशन भी एक तरीके का करा सकता है। ओके, यूरिकोस्यूरिक ड्रग्स, ये प्रॉपर यूरिकोस्यूरिक ड्रग है। ओके, नेक्स्ट है हमारा लोसार्टेन और फिनोफिब्रेट, ये भी हम लोग दे सकते हैं प्रोफाइलैक्सिस के केस में। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग साइड इफ़ेक्ट्स पे आते हैं। तो पहले सबसे पहले ज़ैंथीन ऑक्सीडेज़ इनहिबिटर्स। तो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज़ इनहिबिटर हम लोगों ने बात किया था, किसमें हम लोगों ने देखा था, तो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज़ हम लोगों ने फिबुक्सोस्टैट में देखा था। ओके, एलोप्यूरिनॉल में देखा था, ये देखा था ना हम लोगों ने ज़ैंथीन ऑक्सीडेज़, ठीक है, तो एलोप्यूरिनॉल और फिबुक्सोस्टैट, तो ये दोनों हमारा ज़ैंथीन ऑक्सीडेज़ है। तो इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, इसमें हम लोगों ने पहले ही देखा था क्या, कि इसका जो डोज़ है ये 300 mg है। ओके, नॉर्मल केसेस में, लेकिन रेनल फेलियर में 100 mg, तो सबसे पहले तो ये रेनल टॉक्सिसिटी कराता है, ये तो हम लोग को मालूम ही है। ओके, नेक्स्ट क्या चीज़ कराता है, कि अगर आपने सडन, अगर यूरिक एसिड कम हो गया, सडन अचानक से यूरिक एसिड का डिक्रीज़ अगर आपने करवा दिया, तो वो स्टिमुलेट करता है हमारा एक्यूट गाउटी अर्थराइटिस। पहला स्टेज आपको याद होगा, फर्स्ट स्टेज में क्या था, यूरिक एसिड कम हो रहा था, सेकंड स्टेज जो था वो एक्यूट गाउटी अर्थराइटिस था। ओके, तो ये अगर आपने अचानक से यूरिक एसिड का लेवल कम कर दिया, तो स्टेज 1 से वो स्टेज 2 तक चला जा सकता है। ओके, और ये जनरली हम लोग इनिशियल स्टेज में ही देते हैं, तो स्टेज 2 में जा सकता है। तो सडन यूरिक एसिड का भी हम लोग को कम नहीं करना है। कुछ टारगेट्स होता है यूरिक एसिड का, ठीक है, टारगेट लेवल जैसे कि 6 है, 6 से थोड़ा सा हम लोग कम करेंगे, 5 to 6 हम लोग करेंगे, 4 से डायरेक्टली हम लोग 4 के नीचे नहीं लाएंगे। हम लोग का टारगेट लेवल ही होता है धीरे धीरे करके उसको रिड्यूस करना, तो 5 to 6 हम लोग ला सकते हैं। ओके, और क्या कराता है ये, जीआई इंटॉलरेंस कॉज कराता है, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में कुछ डिस्टर्बेंस कराएगा, रैश होगा। अब देखो रैश क्यों होता है, तो रैश इसलिए होता है क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज कराता है। ओके, तो अचानक से जैसे कि ये प्रेसिपिटेट कर सकता है हम लोग का स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम भी। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम क्या है, ये सीरियस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। ओके, तो ये अगर बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गया, सीरियस हो जाएगा, तो उस केसेस में हम लोग को रैश देखने को मिलेगा। ओके, बोन मैरो सप्रेशन हम लोगों ने देख लिया था, बोन मैरो सप्रेशन भी कराता है क्योंकि ये साइटोपिनिया कॉज करा सकता है। ओके, और बहुत सारे एबनॉर्मल सेल्स का ग्रोथ भी करा सकता है। नेक्स्ट है कोलेस्टैटिक हेपेटाइटिस, ये भी करा सकता है। एलोप्लेशिया करा सकता है। ओके, एलोपेशिया का मतलब जो होता है वो हमारा आईब्रोज का जो हेयर है, ठीक है, वो कम जाएगा। ओके, आई लैशेस कम जाएंगे, ये सारा हो गया। नेक्स्ट है इसका, ये क्या कराता है कि हाफ लाइफ जो होता है वारफरीन का वो बढ़ा देता है, थ्रियोफाइलिन। ओके, ये सारा चीज़ बढ़ा देता है, जिसके वजह से ये दोनों एंटी कोगुलेंट है, ठीक है, तो क्लॉट फॉर्मेशन में फिर दिक्कत हो सकती है। क्यों, क्योंकि हाफ लाइफ अगर आप वारफरीन कोई बंदा ले रहा है या थ्रियोफाइलिन ले रहा है, ठीक है, तो उसमें उस केसेस में इनकी हाफ लाइफ बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट है यूरिकोस्यूरिक ड्रग्स। तो यूरिकोस्यूरिक ड्रग में हम लोगों ने बात किया था यहाँ पे, ये यूरिकोस्यूरिक में ये प्रोबेनासिड है, सल्फापाराजीन हो गया, और बेंजोब्रोमाजोन हो गया। ओके, तो ये तीनों ड्रग्स होते थे। इन तीनों ड्रग्स के बारे में भी वही सेम चीज़ है, जीआई टॉक्सिसिटी कॉज कराएगा, हाइपर सेंसिटिविटी, रैश, जो हम लोगों ने यहाँ देखा था। ओके, और यहाँ पे ये क्या करता है, ये याद रखने की चीज़ है क्या, कि रेनल एक्सक्रीशन कम कर देगा, किसका, पेनिसिलिन का, सैलिसिलेट्स का। ओके, पेनिसिलिन और सैलिसिलेट्स जो होंगे, जैसे कि सैलिसिलेट्स में हमारा एस्पिरिन वगैरह आ गया। ओके, तो उसका रेनल एक्सक्रीशन कम कर देगा। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे याद रखना है कि यूरिकोस्यूरिक ड्रग्स पेनिसिलिन और सैलिसिलेट्स को पर ये काम करता है, और ज़ैंथीन ऑक्सीडेज जो होगा वो वारफरीन और थ्रियोफाइलिन का हाफ लाइफ जो होता है वो बढ़ाता है। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट है, पेशेंट को हम लोग कुछ एडवाइस देंगे। क्या एडवाइस दे सकते हैं, कि उनको कहेंगे कि प्यूरिन रिच डाइट जो होता है उसको कम कर दे, ताकि यूरिक एसिड का फॉर्मेशन ही ना हो, प्यूरिन से ही तो बन रहा था। ओके, एडेनोसिन और गुआनोसिन ये सब बना रहे थे। ओके, तो ये जो होगा ये हम लोग को दिखता है, ये पाया जाता है स्वीटेंड बेवरेज, ठीक है, स्वीटेंड बेवरेजेस वगैरह लेना हम लोग बंद करते हैं। तो ये सारा पेशेंट को हम लोग एडवाइस दे सकते हैं।
ओके। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं वो टोफाई के बारे में देखते हैं। टोफाई के बारे में क्या कि ये साइट्स कहाँ है, मोस्ट कॉमन साइट्स टोफाई का कहाँ कहाँ हो सकता है। तो टोफाई के बारे में हम लोगों ने पहले भी बात किया था कि ये क्रोनिक गाउटी अर्थराइटिस के केस में मिलता है, मतलब ये आखिरी स्टेज जो स्टेज 4 है वहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है। ओके, तो इसका जो एवरेज होता है वो 12 ईयर्स तक होता है, मतलब जो पहला अटैक और जो आखिरी स्टेज 4 तक वो गया वो 12 ईयर्स तक होता है। ओके, ये हो गया। और ये इसका जो टोफाई जो होता है वो डिपेंड करता है कि ब्लड में कितना यूरिक एसिड का लेवल है। अगर ब्लड में अगर बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड का लेवल होगा तो मल्टीपल एरियाज़ में टोफाई का फॉर्मेशन हो सकता है, और अगर थोड़ा कम है तो 1 या 2 जॉइंट्स में ही हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन साइट्स ऑफ टोफाई हम लोग देखते हैं, तो हम लोग शुरुआत ऊपर से करते हैं। तो सबसे पहले हेलिक्स ऑफ ईयर यहाँ पे हो सकता है, जो हेलिक्स ऑफ ईयर होते हैं वहाँ डिपोजिशन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है ओलेक्रेनॉन बर्सा, ये हमारा एल्बो के पास होता है, ओलेक्रेनॉन बर्सा वहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट है एक्सटेंसर सरफेस ऑफ फोर आर्म, जो एक्सटेंसर सरफेस में जो हमारा अल्नर सरफेस होता है वहाँ पे भी डिपोजिशन हो सकता है। फिर जॉइंट्स में हमारा आ गया, ये दोनों एल्बो जॉइंट्स के पास होता है। ओके, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, एल्बो जॉइंट्स में 2, जैसे कि ओलेक्रेनॉन बर्सा में हो सकता है, और एक्सटेंसर सरफेस जहाँ पे अल्नर सरफेस होता है फोरआर्म का वहाँ हो सकता है। दूसरा रिस्ट में हो ही सकता है, रिस्ट भी एक तरह का जॉइंट है। ओके, फिंगर के पैड्स, ओके, जो फिंगर के बीच का जो जॉइंट्स होता है वहाँ पे हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा नी, और अगर लोअर लिम्ब में जाते हैं तो नी में तो होना ही होना है। ओके, नी है, एंकल है, जो एंकल हो गया, एंकल में तो एक्लीस टेंडन में हो गया। ओके, एंकल के पास जो नी होगा, नी में कहाँ पे होगा तो प्री पैटेलर बर्सा, ये याद रखना, पटेला का जो बर्सा होता है उसके पास जो होगा तो वो कहलाएगा प्री पैटेलर बर्सा। ओके, ये हमारा हो गया टोफाई के बारे में। अब टोफाई के ये हो गया, तो हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग ड्रग्स जो देते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बोला था कि अचानक से यूरिक एसिड का लेवल हम लोग को कंट्रोल नहीं करना है, एक टारगेट लेवल होता है। अगर आप अचानक से यूरिक एसिड का लेवल कंट्रोल करोगे तो अगर बंदा स्टेज 1 में है तो स्टेज 2 में जा सकता है। स्टेज 2 क्या है हमारा, एक्यूट गाउटी अर्थराइटिस। ओके, तो हम लोग को प्रोग्रेशन को रोकना है, तो इसको जो कंट्रोल जो होगा वो हम लोग टारगेट लेवल हम लोग 5 to 6 mg/dl हम लोग देंगे। ओके, ये हमारा कंप्लीट हुआ ट्रीटमेंट इसका गाउट का, तो हम लोग का गाउट कंप्लीट होता है।